हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, पीसीएम रिसर्च एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम लास्ट टॉपिक यूनिट एंड मेजरमेंट का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो हमारी न्यूमेरिकल से रिलेटेड पार्ट है उसको तो हम यहाँ बोर्ड पर बता देंगे आपको, थ्योरी को, और बाकी की जो थ्योरी है हम पावर पॉइंट द्वारा कंप्लीट करेंगे आज ही आज। और इस जो चैप्टर को हम यहीं फिनिश करेंगे, जिससे हमारी यूनिट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। और इसकी जो न्यूमेरिकल सीरीज है वो कंटिन्यू कब तक चलेगी, जब तक हम 20 या 25 क्वेश्चन नहीं कर लेते, ठीक, तब तक इसकी न्यूमेरिकल सीरीज हमारी चलेगी। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मेजरमेंट ऑफ अ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ को हम दो टाइप से, दो मेथड होते हैं जब हमें मेजर करना है। एक तो होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, स्केल द्वारा अगर हमें किसी लेंथ को मेजर करना है, छोटे से मीटर स्केल द्वारा, ठीक, उस लेंथ को हम मेजर कर लेते हैं। कुछ वर्नियर कैलिपर्स द्वारा डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं। मान के चलिए ये मार्कर है, इसकी रेडियस फाइंड करनी है या डायमीटर फाइंड करना है तो वर्नियर कैलिपर्स का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको वायर है, वायर की कोई वायर दे रखा है, स्क्रू गेज द्वारा क्या है, वायर की जो रेडियस है उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह से उनकी लेंथ को हम मेजर डायरेक्टली कर सकते हैं। लेकिन कुछ मेजरमेंट ऐसे होते हैं जिन्हें हमें इनडायरेक्ट करना होता है। इनडायरेक्ट मीन बहुत दूर दूर तक अगर हमें मेजरमेंट करना है तो हम नहीं कर सकते। मान के चलिए हम किसी पहाड़ पर खड़े हुए हैं, एवरेस्ट पे, एवरेस्ट से नीचे की डिस्टेंस हमें मेजर करनी है तो किसी स्केल द्वारा तो कर नहीं सकते या किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा नहीं कर सकते। तो उसके लिए कुछ मेथड बताए गए। जैसे मान के चलिए हमें टावर है, टावर की हाइट मेजर करनी है और डिस्टेंस हमें दे रखी है, तो आसानी से उसकी हम हाइट भी मेजर कर सकते हैं। ये किससे करते हैं हम, ट्राइंगुलेशन मेथड। किससे करते हैं, ट्राइंगुलेशन मेथड। हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, कर चुके हैं ट्राइंगुलेशन मेथड को। ये मान लीजिए यहां पे एंगल क्या है मेरा, थीटा है, और इसकी जो बेस है वो क्या है, एक्स है, ठीक, ए बी सी, ठीक, ये बिल्डिंग है। और यहां से हम जब इसको ऊपर की तरफ देखते हैं तो हाइट ऑफ द ट्री या हाइट ऑफ द टावर है, तो उसको मैंने एच मान लिया। हाइट ऑफ द ट्री या हाइट ऑफ द जो टावर था उसको मैंने क्या माना, एच मान लिया। और एंगल क्या था मेरा, थीटा, ठीक। तो अब मुझे यहां से मेजरमेंट करनी है कि इसकी जो मेजरमेंट है हाइट कितनी है, जबकि डिस्टेंस क्या दे रखी है, एक्स दे रखी है, ठीक है। डिस्टेंस क्या है मेरी, एक्स है। और ए क्या ऐसा पॉइंट है जहां से ऑब्जर्वेशन क्या कर रहा है, इस डिस्टेंस को मेजर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, एंगल ऑफ एलिवेशन हमें पता है, बी ए सी एंगल थीटा के इक्वल है, ठीक। राइट एंगल ट्राइंगल लगा देंगे, ट्राइंगल एबीसी अगर यूज भी करेंगे तो ट्राइंगल ए बी सी। अब हमने पढ़ा था टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये सारी चीजें आती हैं। तो टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू किसके होता था मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी इसकी जो हाइट है, ठीक, हाइट h अपॉन एक्स, टेन थीटा किसके इक्वल आएगा, h अपॉन एक्स के। ये परपेंडिकुलर है, ठीक, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये जो x है, दिस इज अ बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के होता है टेन थीटा। तो h अपॉन एक्स के आया, तो यहां से h निकाल सकते हैं अगर हमें डिस्टेंस पता है तो x इंटू टेन थीटा से। जब एंगल पता होता है तो इस तरह से हम हाइट को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। हाइट को यहां से मेजर हम आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा, मान के चलिए कि ये एक ट्राइंगल है, इसकी हाइट h है, और यहां से मैं सन को देख रहा हूं एंगल थीटा 1 से। यहां से मैं सन को देख रहा हूं x डिस्टेंस के साथ, ठीक है। ये मैंने मान लिया ए बी सी, ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी। तो यहां से जब सन को देखूंगा तो मेरी लोकेशन ये होगी सन को देखने की, ठीक। अगर मैं बात करूं यहां से जब सन को देखूंगा तो ये लोकेशन आएगी मेरी, ठीक है, ये वाली, ये लोकेशन आएगी, क्योंकि हाइट कहां पे है इसकी, ये रही, ठीक। और इसी को अगर मैं एंगल को और इधर ले जाऊं तो मेरी जो लोकेशन होगी सन को देखने की वो कैसी जाएगी, ये वाली जाएगी, ये वाली जाएगी किसको,
सन को देखने की लोकेशन, तो इसको मैंने θ2 माना और इस डिस्टेंस को d लिया और टोटल डिस्टेंस क्या होगी d प्लस एक्स। ये भी आपने ट्राइंगुलेशन मेथड किया होगा, ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस निकालते हैं तो वहां पे भी ये मेथड दे रखे हैं। यानी अगर मैं यहां से किसी चीज को देखता हूं यहां से, तो मुझे ज्यादा ऊंचाई तक देखने की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा एंगल लगेगा देखने के लिए। अगर यहां से मैं कोई चीज देखूंगा तो मुझे आसानी से देख सकता हूं, आसानी से हाइट को देख सकता हूं। तो इस तरह से हम क्या है, इनकी हाइट को मेजर करते हैं। अगर मुझे ये डेरिवेशन भी निकालना है तो h इजिकल टू निकल के आता है d अपॉन कॉट θ1 माइनस कॉट θ2। ठीक है, यहां से निकालेंगे h इजिकल टू क्या आएगा d अपॉन कॉट θ2 माइनस कॉट θ1। ठीक है, पूरा जो कॉम्बिनेशन हाइट का निकल के आएगा इस फॉर्म में क्या आएगा, h इजिकल टू d अपॉन कॉट θ2 माइनस कॉट θ1। ठीक, तो ये होता है जब हम पास हाइट के जैसे ही पास खड़े हों तो हमें जो सन है वो ज्यादा हाइट से देखना पड़ता है, और जब हम थोड़ा दूर और चले जाएं हाइट के तो क्या है, आसानी से हम देख सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से हम हाइट को मेजर करते हैं जब भी इनडायरेक्ट मेथड की बात करते हैं लेंथ में। अब सेकंड टॉपिक है इसका, सेकंड टॉपिक की बात करते हैं पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड, ठीक है, पैरेलैक्स मेथड क्या होता है, मान के चलिए ये हमारे पास एक मार्कर दे रखा है या कोई पेंसिल दे रखी है। अगर तुम उसे सामने से देखोगे, इस आंख से देखोगे, ठीक, फिर इस आंख से देखोगे, तो इसमें क्या होगा, इसकी जो डिस्टेंस है वो अलग अलग दिखाई देगा, एंगल ऑफ एलिवेशन दिखाई देगा डिफरेंट डिस्टेंस पे। क्योंकि जब मैंने एक आंख बंद की तो ये मुझे इस साइड में दिखाई दे रहा है, और जैसे ही एक आंख वो की तो ये डिस्टेंस इसकी क्या है, अलग अलग हो गई है ना। तो थोड़ा सा चेंजेज आ गया, आइज की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे चेंज आ रहा है। अगर डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस के साथ या बेस के साथ हम किसी चीज को देखते हैं तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, पैरेलैक्स मेथड का यूज करते हैं। मींस अगर हम पेंसिल को देख रहे थे तो उसमें एक पॉइंट के थ्रू, अगर पॉइंट की बात करें, जैसे इससे देखा तो इससे हमें डिफरेंट इसकी पोजीशन दिखाई दे रही है, इससे देखा तो इससे हमें डिफरेंट पोजीशन दिखाई दे रही है। ठीक, तो मान के चलिए ये कोई पॉइंट है, ठीक, यहां से जब मैंने इस पॉइंट को ही अगर देखूंगा इस पॉइंट पे तो इस तरह से डिस्टेंस दिख रही थी, और इस पॉइंट से देखा तो इस तरीके से हमें डिस्टेंस दिख रही थी। और इन दोनों पॉइंटों पे जो अलग अलग डिस्टेंस थी इनको मैंने क्या माना, बेस ए बी, और इसके बीच में जो एंगल बन रहा था उसे क्या माना है, थीटा। क्या माना है, थीटा। पैरेलैक्स मेथड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, पैरेलैक्स मेथड। ये थीटा एंगल मान लिया और इनके बीच का डिस्टेंस मैंने क्या मान लिया, एक्स है या बी मान लिया। ठीक है, इनके बीच का बेस क्या है, बी है, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस मैंने डी, ये क्या है, मेरी डिस्टेंस है डी। जब हम दो डिफरेंट पोजीशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं ए और बी पॉइंट से, दो डिफरेंट पोजीशन को हमने यहाँ क्या किया है, ऑब्जर्व किया है, तो जो डिस्टेंस होती है इन दोनों पॉइंट्स के बीच की ऑब्जर्वर के द्वारा, तो वो क्या होती है, बेसिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है इसको मैंने क्या कह दिया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को बेसिस कह दिया। ठीक, और ये मैंने कोई पॉइंट ले लिया एस, यानी हम ऊपर की तरफ देखें या कहीं किसी एक पॉइंट पे देखें तो इस केस में जो ए बी की डिस्टेंस है वो क्या मानी जाएगी, मेरी बी। ए बी की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, मेरी बी होगी। ठीक, बिटवीन टू आईज, दो आईज के बीच का जो एंगल है वो क्या होगा, मेरा ए एस बी इजिकल टू थीटा, और इस थीटा एंगल को हम क्या कहते हैं, पैरेलैक्स एंगल। क्या कहते हैं, पैरेलैक्स एंगल कहते हैं। इस थीटा को हम क्या कहते हैं, दो आइज के बीच का जो एंगल आ रहा है इस थीटा को हम क्या कहेंगे, पैरेलैक्स एंगल कहेंगे। अब अगर हम थीटा निकालें तो हमने क्या पढ़ा था, थीटा हमेशा मेजर किस में करते हैं, रेडियन में। ये चीज याद रखना है, जो एंगल मेजर किया जाता है वो किस में किया जाता है, हमेशा रेडियन में ही मेजर किया जाता है। तो थीटा हमारा किसके होता है, रेडियन का। तो अब हमने रेडियन में, तो थीटा इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, आर्क अपॉन रेडियस। तो
इनके बीच की जो रेडियस है वो क्या है मेरी डी, क्या है यहाँ पे रेडियस का वर्क करेगी, क्योंकि इसमें जो आर्क होती है वो बहुत कम होती है, लगभग लेस देन टू 1 ये आर्क होती है, लेकिन ये बहुत कम होती है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है ना। बहुत ही स्मॉल इसकी जो बेसिस है स्मॉल होती है, जिसकी वजह से ये क्या है हमारा स्मॉल रेजिस्टेंस पर। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क क्या दे रखा है मेरा डी बी, आर्क क्या होगा यहाँ पे बी बेसिस, और रेडियस क्या है डी। तो थीटा इज इक्वल टू किसके आएगा बी अपॉन डी के, बी अपॉन डी के, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू किसके आएगा बी अपॉन डी के आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसकी डी इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा, रेडियस निकालना है तो बी अपॉन थीटा, और बी इज इक्वल टू अगर लिखना है तो बी इज इक्वल टू क्या होगा मेरा डी इंटू थीटा के। तो ये फॉर्मूला होता है जिनका हम इनडायरेक्ट मेथड में यूज करते हैं। अगर हमें कोई स्टार देखना है या अर्थ से ऊपर की तरफ देखना है तो इन फॉर्मूलों का हम यूज करते हैं। अब हम बाकी का जो भी पार्ट है अपना बचा हुआ वो किस में पढ़ेंगे पीपीटी पे। अब हम पीपीटी की बात करते हैं। पीपीटी में इसको जल्दी से जल्दी इस टॉपिक को खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत कम पूछे जाते हैं। एक दो न्यूमेरिकल हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, उनके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। अब उसके बाद बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ डायरेक्ट मेथड। मैंने पहले ही बताया था डायरेक्ट मेथड में भी हम इसका यूज करते हैं। जब भी हम मीटर रॉड के बारे में बात करते हैं कि कोई भी मीटर रॉड है, जब उसको हम यूज कर रहे हैं तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए, यानी 10⁻³ मीटर तक की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम मीटर रॉड का यूज करते हैं। इसके अलावा वर्नियर कैलिपर्स का यूज करते हैं। स्मॉल से स्मॉल डिस्टेंस को अगर लेंथ को मेजर करना है तो उसके लिए हम वर्नियर कैलिपर्स का भी यहाँ पे 10⁻⁴ मीटर तक यूज करते हैं। स्क्रू गेज और स्पैरोमीटर को यूज किया जाता है, और स्मॉल के लिए तो 10⁻⁵ मीटर तक की लेंथ को अगर हमें मेजर करना होता है तो हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, ठीक। तो डायरेक्ट मेजरमेंट में 10⁻⁵ मीटर टू 10⁻² मीटर तक का मेथड जो है वो हम डायरेक्ट में यूज कर सकते हैं जब भी हमें कोई लेंथ या डिस्टेंस को मेजर करना होता है। अगर हमें इनडायरेक्ट मेथड यूज करना है, बड़ी बड़ी लेंथों को यूज करना है, रेडियस ऑफ द यूनिवर्स है, ठीक, तो इनके लिए हम इनडायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। लार्ज डिस्टेंस के लिए किस किस का यूज करते हैं इनडायरेक्ट मेथड का। अब इनडायरेक्ट मेथड में हमारे कौन कौन से मेथड होते हैं। ट्रायंगुलेशन मेथड फॉर द हाइट ऑफ एन एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट, ये हम करा चुके हैं, ठीक। पैरेलैक्स मेथड, इंटेंसिटी मेथड, कोपरनिकस मेथड, रिफ्लेक्शन इको मेथड, लेजर मेथड, रेडार मेथड और सोनार मेथड। तो इनमें से इको मेथड, लेजर मेथड, रेडार मेथड, सोनार और पैरेलैक्स मेथड के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा ट्रायंगुलेशन मेथड, जो आप हाइट एंड डिस्टेंस में जो भी ट्रायंगल के बारे में आपने वहां पे एंगल फाइंड किया था, एंगल ऑफ इलेवेशन, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो ये हम करा चुके हैं। तो आगे बात करते हैं पैरेलैक्स मेथड की। तो दिस मेथड इज यूज टू मेजर डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स, या तो फार अवे फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से काफी दूर के अगर हमें प्लैनेट की डिस्टेंस मेजर करनी होती है तो किस तरह से करते हैं। तो ये सारे मेथड्स के लिए हम किसका यूज करते हैं पैरेलैक्स मेथड का यूज करते हैं। और मैंने बताया अभी था 2 पॉइंट पे जाके ऑब्जर्वेशन ने एक डिस्टेंस मेजर की थी, जो हमने बी मानी थी उसको हम बेसिस कहते थे, डिस्टेंस बिटवीन द आई। लेफ्ट आई की देखी तो पोजीशन अलग थी ऑब्जेक्ट की, और राइट आई से देखा तो उसकी पोजीशन अलग थी। तो इस तरह से हमने क्या है वहां पे डिस्टेंस को मेजर किया था। और जब भी डिस्टेंस मेजर करते हैं पैरेलैक्स मेथड में, ये थीटा एंगल था, ये डी थी इसकी रेडियस, और बी इज द बेसिस। तो जब भी बात करेंगे प्लैनेट अगर इज वेरी फार अवे, ठीक है, दूर है, तो बी अपॉन डी इज लेस देन 1। जो बी अपॉन डी का रेशियो होता है वो क्या होता है लेस देन 1 होता है। और मैंने बताया था कि यहाँ पे जो थीटा है वो कैसा होता है स्मॉल होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। तो डी इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा, डी इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा बी अपॉन थीटा, हमारी वैल्यू निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी डी इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा निकल के आएगी, ठीक। क्योंकि रेडियस जो होगी इसकी
ए से लेके यहाँ तक एंगल थीटा तक एक रेडियस डी है, दूसरी रेडियस डी है, ठीक। बी इजिकल टू किसके मान लिया इनने, ए बी इजिकल टू डी के। तो थीटा इजिकल टू किसके होता था, आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इजिकल टू किसके होता था, एंगल, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क कितना दिया हुआ है, बी, ठीक है, आर्क बी है और रेडियस कितनी है, डी, और थीटा निकालेंगे तो किसके इक्वल आएगा आपका, बी थीटा के, ठीक है। थीटा भी निकाल सकते हैं यहां से, तो थीटा इजिकल टू किसके होगा, बी अपॉन डी के। बी निकालना है तो बी इजिकल टू किसके होगा, बी इजिकल टू निकालना है तो बी इजिकल टू किसके आएगा, ठीक है ना, थीटा इंटू डी के, ठीक। बात करते हैं डायमीटर अगर निकालना है किसी भी मून का डायमीटर जब निकालना होता है तो मान लिया मैंने डी इज द डायमीटर ऑफ प्लेनेट। डी क्या है, डायमीटर है किसका, प्लेनेट का। अल्फा इज द एंगल साइज ऑफ प्लेनेट, यानी अल्फा क्या है, एंगुलर साइज है, जो भी एंगल दे रखा है उसका साइज है, ठीक। और एंगल सबटेंडेड बाई क्या है, ये अर्थ के सबटेंड हो रहा है। तो जब हम एंगल अल्फा मेजर करेंगे सेम लोकेशन ऑन द अर्थ, एंगल अल्फा को जब मेजर करते हैं सेम लोकेशन ऑन द अर्थ, ये सेम लोकेशन ऑन द अर्थ ही है। जब भी हमें एंगल मेजर करना है तो एंगल मेजर कर सकते हैं, और जब भी एंगल मेजर करेंगे तो एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारी क्या थी, ये क्या है, डी इज द, डी क्या है यहाँ पे, डी किसका वर्क करेगा, ये जो डी है ये हमारे डिस्टेंस का वर्क करेगा, ठीक। यानी अर्थ से प्लेनेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, यहाँ पे डी है। अर्थ से प्लेनेट की जो डिस्टेंस है वो क्या है, मेरी डी है, ठीक। तो ये मेरी रेडियस हो गई, ठीक है। और आर्क क्या बनेगी, जो ये डायमीटर आपको दिखाई दे रहा है स्मॉल डी, ये डायमीटर जो दिखाई दे रहा है दिस इज अ आर्क, ये क्या होगा, इसका आर्क होगा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क है डी अपॉन डी, यानी स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, ठीक। तो यहां से हमने मान लिया, ये निकाल लिया, तो डिस्टेंस यहां से फाइंड कर सकते थे हम, या टेलीस्कोप द्वारा हम इसके व्यू को देख सकते थे। तो इतना करने के बाद यहां से हमने डायमीटर निकाला किसका, मून का। तो मून का जो डायमीटर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, अल्फा इंटू डी के, यानी एंगल इंटू रेडियस के, सॉरी एंगल इंटू रेडियस, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन इको मेथड, जब हम किसी गन को हिल पे किसी टाइम इंटरवल के साथ यूज करना होता है, फायरिंग करते हैं, तो हमें जो इको है वो हमें सुनाई देता है गन शॉट का। तो उसके लिए वेलोसिटी कितने टाइम से ट्रेवल कर रही है, क्या साउंड आ रहा है ना, कितनी डिस्टेंस है एल की, कितना टाइम ले रहा है ऑब्जर्वर। तो इन सब के लिए हम रिफ्लेक्शन और इको मेथड का यूज करते थे। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन इको मेथड। दिस मेथड इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ अ हिल। जब भी हमें हिल की डिस्टेंस मेजर करनी होती है तो हम इसके लिए रिफ्लेक्शन या इको मेथड का यूज करते हैं। और जब हमने कोई गन हिल की तरफ फायर की एंड द टाइम इंटरवल बिटवीन द फायरिंग द गन एंड इंस्टेंट, जो हमने इको गन शॉट का सुना उसको हमने नोट कर लिया। और जब उसे नोट किया तो फॉर्मूला क्या था, एस इज द डिस्टेंस ऑफ द हिल 2 इंटू एस, क्योंकि ऑब्जर्वर ने क्या है, साउंड को, जब साउंड वहां ट्रेवल कर रहा था एक बार तो गया ऊपर की तरफ, फिर ऊपर से नीचे जब उसे सुनाई दिया तो डिस्टेंस कितनी होगी हिल की, 2s मानी जाएगी। वेलोसिटी ऑफ साउंड b है इंटू टी, तो s बराबर b इंटू टी अपॉन टी 2 आएगा। ऐसे ही अगर हम लेजर और रेडार में इसे यूज करेंगे तो लेजर रेडार में क्या निकल के आता है, c इंटू टी अपॉन टी, c इंटू टी अपॉन टू, सॉरी c इंटू टी अपॉन टू निकल के आता है लेजर और रेडार मेथड में, क्योंकि वहां पे हम स्पीड ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। जब भी लेजर की फुल फॉर्म क्या होती है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। रेडार की फुल फॉर्म क्या होती है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सोनार की क्या होती है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। जो अल्ट्रासोनिक वेव्स वगैरह होती हैं, जब उसकी फ्रिक्वेंसी, साउंड वेव की जब फ्रिक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज हो जाती है तो वहां पे हमें ओशियन पे जब हो जाती है, ये ज्यादातर सागरों पे रहती है, तो उस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम सोनार मेथड का यूज करते हैं, ठीक।
अब मैंने S इजिकल टू सी इंटू टी अपॉन 2 और सी इज द स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड फॉर स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करना है तो कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा, एटॉमिक रेडियस द्वारा, ठीक है। किस किस के द्वारा करेंगे? यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एटॉमिक रेडियस, ठीक। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस बताई जाती है। हम जानते हैं कि जो एटम्स होता है वो हमारा स्फेरिकल शेप में दिया होता है, ठीक। और जब एटम स्फेरिकल शेप में दिया हुआ है तो लार्ज नंबर ऑफ एटम्स लेंगे तो वो एक दूसरे के साथ क्या होंगे? पैक्ड होंगे, और कहीं कहीं उनके बीच में लेफ्ट में या कहीं पे भी एम्प्टी स्पेस होगा, ठीक। तो इन सभी को मेजर करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और अवोगाद्रो नंबर की, ठीक। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो जैसे विजुअल लाइट की रेंज है, जो वेवलेंथ होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम होती है, और एक एंगस्ट्रॉम हम पढ़ चुके थे 10⁻⁻10 मीटर के होता है। तो इसमें यह बताया गया कि जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है वो बहुत ज्यादा स्मॉलर यूनिट्स को या स्मॉलर साइज के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनको रिजॉल्व नहीं कर पाता, देख नहीं पाता, ठीक। तो इसके लिए एक प्रॉपर्ली कुछ ऐसी चीजें डिजाइन की गई थी इलेक्ट्रॉन बीम्स को, जैसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पे हम क्या कर सकें? फोकस कर सकें। तो फोकस करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज किया था। तब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो था, ये इलेक्ट्रॉन हमारा कैसा है? मैटर पार्टिकल होता है, यानी पार्टिकल होता है। तो उसके बाद जब ये मोशन कर रहा होता है तो ये वेव्स की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है? वेव्स की फॉर्म में आता है। मैटर वेव्स में ये बताया गया, और डेविसन जर्मर द्वारा ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो बहुत छोटी मिलती थी, एंगस्ट्रॉम में मिलती थी, और उसकी वेवलेंथ को हम यहाँ पे यूज करते थे। और वहां पे हमने क्या है, जो एटम और हमारे मॉलिक्यूल्स थे मटेरियल में, उनको रिजॉल्व करना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा सीखा था, ठीक। एटॉमिक रेडियस अगर हमें निकालनी है, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस थे, तो m इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। m क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास होता है। m ग्राम ऑफ सब्सटेंस, n ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम, n अपॉन m होता है। अगर वॉल्यूम लगा देंगे 4/3 पाई आर क्यू होता है एटम्स का, क्योंकि स्पेयर का जो वॉल्यूम आता है वो क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। उसका मल्टीप्लाई किससे कर दिया? नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम। नंबर ऑफ एटम्स कितने थे 1 ग्राम में, ठीक। जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होता है मॉलिक्यूल्स का 1 ग्राम सब्सटेंस में, उसको हमने इक्वल रख लिया 2/3 बी के। किसके इक्वल रखा? 2/3 बी। और बी इजिकल टू किसके होता था? 1/रो। अब कई लोग सोच रहे होंगे ये 2/3 बी कैसे आया, ठीक। 2/3 बी कैसे आया? तो यहाँ पे क्या दिया है? n/m इंटू 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू इज अ बी। 4/3 पाई आर क्यू के किसके इक्वल था? हमारा बी के इक्वल होता था, ठीक है ना। और हम जानते थे डेंसिटी बराबर किसके होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो बी इजिकल टू किसके होता है? 1/रो के। तो यहाँ पे बी की जगह हमने क्या पुट कर दिया? 1/रो। बी की जगह क्या पुट कर देंगे? 1/रो को पुट कर देंगे। और जैसे ही हमने 1/रो को पुट करेंगे, ठीक है, कैसे? देखिए, हमने 1 ग्राम के लिए जो वॉल्यूम था n/m 4/3 पाई आर क्यू, एक्चुअल वॉल्यूम जो दे रखा है 2/3 भी दे रखा है, ठीक। 2/3 भी, उसको इक्वल किसके कर दिया? 1 ग्राम के, ठीक है। इसको इक्वल करने के बाद रो इजिकल टू 1/b होता था, v इजिकल टू 1/रो, डेंसिटी इजिकल टू 1/रो। तो 1/रो वॉल्यूम इजिकल टू 1/रो के था। तो वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पे पुट की तो 2/3 1/रो के आया, ठीक। इसको सॉल्व किया तो यहाँ से रेडियस फाइंड करनी थी एटम्स की, तो हमने रेडियस निकाली r इजिकल टू m/2 पाई NP पे पावर 1/3। तो यहाँ से हमने जो एटम दे रखा था उसके सब्सटेंस की रेडियस फाइंड कर ली। ये फॉर्मूला क्वेश्चंस में पूछा जाता है। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, मान के चलिए रेडियस दे रखी है और वॉल्यूम पता है एक एटम का कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यू होता है। अगर उसने पूछ लिया कि नंबर ऑफ एटम्स 1 मोल में कितने होते हैं, तो 6.023 इंटू 10⁻23 होते हैं।
नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल 6.02 इंटू 10 की पावर 23 के होता है। अगर वॉल्यूम ने पूछता है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का निकालना है तो n इंटू 4/3 पाई आर क्यू कर देंगे। ठीक। साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड, ओलिक एसिड का भी निकाल सकते थे यहाँ पे, ये सोपी लिक्विड के रूप में होता है। ठीक है ना। इसके अलावा इसकी जो मॉलिक्यूलर साइज का ऑर्डर है 10 की पावर -9 मीटर होता है। और ये मोनोमोलिकुलर लेयर जो ऑयलिक एसिड होता है वाटर सरफेस पे आता है तो उसकी फॉर्म में आइडिया दिया गया था। ठीक। इसके लिए जो वैल्यू निकालते हैं T इजिकल टू क्या आता है NV/400, वॉल्यूम ऑफ द फिल्म अपॉन एरिया ऑफ द फिल्म क्या निकल के आता है NV/400। क्योंकि जब भी किसी सॉल्यूशन में जो ड्रॉप्स गिराई जाती हैं तो वो कितनी ली है, यहाँ पे n ली है। ठीक। तो अमाउंट जो लिया गया है इस सॉल्यूशन का NV/400 लिया है। क्योंकि इस जब भी हम फिल्म की बात करते हैं तो उसमें 1 मॉलिक्यूलर थिकनेस और T अप्रोक्सीमेटली साइज बताता है। यहाँ पे डायमीटर हमारा क्या है मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड का वो बताता है। और T की जब वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो किसके ऑर्डर में आती है 10 की पावर -9 मीटर। साइज ऑफ प्रोटॉन क्या होता है 10 की पावर -15 मीटर। साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस कितना होता है 10 की पावर -14 मीटर। साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम 10 की पावर -10 मीटर। वेवलेंथ ऑफ लाइट कितनी होती है हमारी 10 की पावर -7। लेंथ ऑफ टिपिकल वायरस 10 की पावर -8। यानी ये बहुत ही स्मॉलर साइज हैं जिनका हम यूज कर रहे हैं। और जैसे ही हम हाइट माउंट एवरेस्ट की सी लेवल से देखेंगे तो 10 की पावर 4 यानी बढ़ती जा रही है। डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ 10 की पावर 8। रेडियस अर्थ की कितनी होती है 10 की पावर 7। डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ कितना होता है 10 की पावर 11। तो इस तरह से क्या है इनकी साइज बढ़ती जा रही है। तो ये ऑर्डर्स होते हैं मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के। ठीक। अब मेजरमेंट ऑफ मास, हमने मास क्या पढ़ा था, मास की यूनिट क्या होती है किलोग्राम। ठीक। और इसकी डेफिनेशन हम पहले शुरू के लेक्चरों में बता चुके हैं। ठीक है। तो 1 एटॉमिक मास इजिकल टू किसके होता है यूनिट इजिकल टू 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg के। तो 1 यूनिफाइड मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोटोप्स के इक्वल होता है। ये पढ़ चुके हैं मेजरमेंट ऑफ मास, इसकी डेफिनेशन बताई थी, उसी के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। अब मेथड बताई गई, 3 टाइप्स के मेथड यूज करते हैं। बाय यूजिंग अ कॉमन बैलेंस, तो जब हम किसी चीज को मेजर कर रहे होते हैं या 1 किलोग्राम हमें चीनी लानी है तो वो कॉमन बैलेंस द्वारा हम एक वाट लेते हैं, वाट को एक तरफ रखते हैं और दूसरी तरफ हम जो ऑब्जेक्ट है या मास जो भी मैटर दे रखा है उसको उसका वेट मेजर करवाते हैं। तो ये कॉमन बैलेंस द्वारा होता है। और अगर हमें यूनिवर्स के लार्ज मास निकालने हैं प्लैनेट स्टार्स के, तो उसके लिए हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का यूज करते हैं। किससे? ग्रेविटेशनल मेथड का। ग्रेविटेशनल मेथड क्या था? F इजिकल टू G m1m2/r²। ठीक। और स्मॉल एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकालने हैं तो मास स्पेक्ट्रोग्राफ का यूज करते हैं। और इसकी जो रेडियस होती है वो हमेशा रेडियस ऑफ द ट्रेजेक्ट्री है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके? मास ऑफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के जो मास चार्जेज होते हैं उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक। इलेक्ट्रॉन का जो मास है 10 की पावर -30 kg होता है। प्रोटॉन 10 की पावर -27 kg। अगर यूरेनियम एटम्स की बात करते हैं तो 10 की पावर -25 होता है। रेड ब्लड सेल की बात करते हैं तो उसका भी मास 10 की पावर -13 kg होता है। डस्ट पार्टिकल की बात करते हैं तो 10 की पावर -9 kg होता है। रेन ड्रॉप की बात करते हैं 10 की पावर -6 kg। मॉस्क्यूटो का भी मास 10 की पावर -5 है। ग्रेप का भी मास निकाल सकते हैं, ह्यूमंस का भी मास निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो इन सब के बारे में मास की वैल्यू ये दे रखी है। मून का 10 की पावर 23, अर्थ 10 की पावर 25, सन का और ज़्यादा मास है 10 की पावर 30। ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं? हमारे मास होते हैं। टाइम को मेजर करने के लिए हमें एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम की ज़रूरत पड़ी थी। और ये जो सीजियम एटम के पीरियोडिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते थे उसकी वजह से हमने यहाँ टाइम बताना स्टार्ट किया था। और इस टाइम को मेजर करने के लिए हम एटॉमिक क्लॉक का यूज करते थे जो नेशनल स्टैंडर्ड्स में यूज किया जाता है। ठीक है ना। तो आइंस्टीन ने खुद बोला था
टाइम इज सिंपली व्हाट अ क्लॉक रीड्स। टाइम बहुत सिंपल है कि क्लॉक क्या रीड्स कर रही है। अगर कोई भी फिनोमेना कंटिन्यू इटसेल्फ इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा होता है तो उसे ही हम टाइम स्टैंडर्ड्स कहते हैं। उसे क्या कहा, टाइम स्टैंडर्ड्स के बारे में बताया। उन्होंने और भी एग्जाम्पल दिए थे, जैसे अगर टाइम के बात करें तो टाइम के अकॉर्डिंग कुछ एग्जाम्पल्स थे, जैसे मान के चलो बीटिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। इसमें भी एक टाइमिंग दे रखी है कि आपकी जो हार्ट बीट्स हैं वो कितना टाइम लेती हैं। ठीक, ऑक्सीलेशन ऑफ अ पेंडुलम, पेंडुलम में भी टाइम पीरियड निकालते थे, टी इजिकल टू 2π√L/G, तो वहां से भी निकालना होता था। रेडिएशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, अर्थ जब सॉरी रेडिएशन नहीं, रोटेशन बोलते हैं, जब अर्थ किसी भी एक्सिस के थ्रू रोटेट कर रही है तो वो कितना टाइम या डे लेती है। रिवॉल्यूशन अर्थ अराउंड द सन, सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करना, ठीक है ना। तो ये सब किस में आता था, हमारा टाइम में आता था। किस में आता था, टाइम में यूज करते थे। अब कुछ वैल्यू भी दी है, एनसीईआरटी की बुक से लिया गया पार्ट है ये। लाइफ स्पान ऑफ मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल्स कितना होता है, 10⁻⁻24 सेकेंड्स। पीरियड ऑफ एक्सरे कितने टाइम में पूरी कंप्लीट होती है, 10⁻⁻19 सेकेंड। पीरियड ऑफ लाइट वेव कितना होता है, 10⁻15। ठीक है, पीरियड ऑफ रेडियो वेव कितना होता है, 10⁻6 सेकेंड्स के। ठीक, तो ये सारी वैल्यू बताई गई। टाइम बिटवीन द ह्यूमन वर्ल्ड हीट 10⁻0। ट्रेवल करना है मून और लाइट के बीच में, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, ये बहुत सारी चीज़ें, हमें ट्रेवल करना है किसी स्टार के पास, तो ये सारे टाइम वहाँ पे दे रखे हैं। एज ऑफ द यूनिवर्स कितना है, 10⁻17। ठीक, अब कुछ न्यूमेरिकल हैं। डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज 1.5 × 10⁻11 मीटर, यानी ये डिस्टेंस दे रखी है 1 AU की। एंगुलर डायमीटर है सन का इतना, फाइंड द डायमीटर ऑफ सन। तो थीटा दे रखा है 2000, यानी एंगुलर, तो एंगल डायमीटर थीटा दे दिया 2000 के। ठीक, तो इस एंगल को हम किस में मेजर करेंगे, रेडियन में, तो रेडियन में निकाल लिया पहले एंगल को। और डिस्टेंस जो है d = 1.496 × 10⁻11 मीटर दे रखा है ये। ठीक है ना, कितना दिया हुआ है, 1011 मीटर। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आ रहा होगा, जो भी आंसर दिया होगा उसको यहाँ पे हम पुट कर देंगे, उसकी वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, इस तरह से हम इनके क्वेश्चंस करते हैं। ये एक क्वेश्चन दिया है, ये PDF डिस्क्रिप्शन लिंक में ऐड कर दी जाएगी और इसको अच्छी तरीके से आप पढ़ना। ठीक, इसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो मैंने बोर्ड पे करा दिया था, बाकी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि बोर्ड पे जो कराए उसी से न्यूमेरिकल हमारे आते हैं, उसी के न्यूमेरिकल होते हैं, उससे ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं होते हैं। ठीक है ना।